अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। ये प्रोसेस 1 वाला टेस्ट हुआ था, एक आसान सा ही था वैसे। अगर बहुत आसान था तो फिर भी 16 लोग फेल हैं यार, और वो भी बड़े इम्तियाजी नंबरों के साथ फेल हैं। 1 1 3 3 3 नाम नहीं यार, नजर लग जाती है। ज़ारा फातिमा 11 आउट ऑफ 11 ठीक। यासिर जुहेब, फजल रहमान, अहमद बुखारी, राना अब्दुल रहमान रब्बानी। कोई नहीं, ये 2 नाम है। चले जी 11 में से 11 ठीक है, शाबाश। अली असवद, अक्सा सलीम, रिदा अली, तौकीर अहमद सिद्दीकी, अब्दुल्ला चौधरी, उमैर जुल्फ़िकार, मोहम्मद अरसलान, अदील आज़म, सानिया अली, मोहम्मद अहमद, अतीका जाहिद, साकिब अली और अतीकुर रहमान, हसीब कासिम, हसनैन अहमद। 10 आउट ऑफ 11 ठीक है, सही है सब। ऑटम 17 क्वेश्चन नंबर 1। टर्म टेस्ट का सिलेबस कब है? थर्सडे को ये जॉइंट बाई प्रोडक्ट जी, जो अगला टेस्ट होगा वो जॉइंट बाई प्रोडक्ट वाला। सोच के बताता हूँ। 20 लेक्चर लगे, 47 बल्कि 47 में प्रोसेस तो नहीं था। रिमूव ना करवाओ, क्यों क्यों यार, कुछ भी समझ नहीं आया। तो यार जिसने रिकॉर्डर लगाया उससे ले लेना, दोबारा सुन लेना। हो गया डिलीट? अच्छा नहीं, वो वाला डाउनलोड डिफरेंट है, वो डाउनलोड और है जो कह रहे हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग का मैंने सवाल दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 ऑटम 17। ये आपने किया होगा। इसमें मसाइल डिस्कस कर लेता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 1 में आपको किधर गया क्वेश्चन, ऑटम 17 जी। दो प्रोसेसेस हैं और प्रोसेस 1 का जो आउटपुट होता है वो बनता है J101, J202 और BP01। ये दोनों जॉइंट हैं और ये बाय है, ये बिक जाते हैं, ये एक और प्रोसेस में जाता है प्रोसेस 2 में, और वहां से ये J+ बन के बिकता है। सेम वही वाली बात, सिग्मा, बीटा और जी, और जी और ये जो बीटा है ये थीटा बनता था। और इसमें बस थोड़ा सा फर्क ये आया कि इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स मांग ली थी आपसे, बाकी तकरीबन सब वैसा ही था। प्रोसेस अच्छा तरीका यही है, पूछा ये है कॉस्ट ऑफ सेल्स, और चूंकि जितने यूनिट्स बनाए सब बेच दिए, या कुछ अभी भी फिनिश गुड्स में बचे हुए हैं, बेच दिए, सारे बेच दिए। एक तो कहीं फिनिश गुड्स का जिक्र नहीं है, दूसरा इस टेबल के अंदर भी लिखा हुआ है सोल्ड, तो ये सारे बेच दिए, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी हुई फिर? वही जो उनकी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है। तो हमें इनकी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स निकालनी थी असल में। जो J101 है इसकी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स तो वही होगी जो जॉइंट कॉस्ट बट के इसका हिस्सा आएगा, और इसकी कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड होगी जो इसका हिस्सा आएगा प्लस जो मजीद कन्वर्जन आएगी। तो ये अप्रोच है सवाल की। अब उसमें प्रोसेस 1 को सॉल्व करते हुए क्वांटिटी स्केड्यूल में आपने कुछ पूछना है तो पूछिए। प्रोसेस 1 में क्वांटिटी स्केड्यूल में कोई एतराज है तो पूछें। ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है नहीं, तो जो इनपुट है 12,000 उसी का 10% नॉर्मल लॉस है, और बाय प्रोडक्ट दिया हुआ है और बाकी दोनों भी दिए हुए हैं, तो बैलेंस करके नॉर्मल लॉस निकलेगा। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में ये एतराज हो सकता है कि नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कन्वर्जन में क्यों नहीं लिखे, तो पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि आर इनकर्ड एट बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस। अगर लिखा होता आर इनकर्ड एट द एंड ऑफ प्रोसेस तो हम स्टेज ऑफ इंस्पेक्शन 100% लेते हैं, तो चूंकि बिगिनिंग है इसलिए 0%, तो इसलिए एबनॉर्मल लॉस की स्टेज ऑफ कंप्लीशन 0% है। और इसी ईपी को यूज करके कॉस्ट पर यूनिट निकाली है, और वहां से जॉइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स 7604275 निकला है। यहां तक कोई एतराज, परेशानी, तकलीफ है तो बताएं। है जी, हाँ तो ऐसे ही है। नहीं, बिगनिंग पे लॉस से मुराद ये है कि जब कोई मटेरियल है, बर्तन में दूध डाल रहे हैं या कोई और मटेरियल डाल रहे हैं, तो उस बर्तन में साइडों पे ही कुछ ना कुछ लग जाएगा, तो ये ज़ाया हो गया। जब हम मटेरियल इन कर रहे हैं तो जिस प्रोसेस से इन हो रहा है, मतलब जिस तरीके से इस प्रोसेस में इन हो रहा है, मशीन में एंटर हो रहा है, तो कुछ मटेरियल उसके साथ दीवारों के साथ लग रहा है ना, तो बस हो गया वो लॉस। तो ये है 0 पे लॉस। और अगर आप कह रहे हैं कि और ज्यादा ऐड कर देते तो ये सोच समझ के ही ऐड किए थे, यानी क्या पता इनको 1200 ज़ाया होते हो, हमें चाहिए 10,800 होते हो, तो चूंकि दीवारों पे लग जाता हो इसलिए हमने 12,000 डाले हो। तो हाँ वो मटेरियल ही है जो बस जो ज़ाया हुआ है, कन्वर्जन उस पर कोई नहीं लगी हुई थी अभी। अच्छा, क्लास में कुछ शक्लें ऐसी नजर आती हैं मुझे जो बहुत मेहमान समझते हैं अपने आप को, वो आते बड़े कम कम हैं। कुछ शक्लें हैं बड़े अरसे बाद नजर आती हैं, तो या तो आप छोड़ चुके हुए हैं, बस वैसी दिल लगी कली आ जाते हैं, और अगर नहीं क्लास का हिस्सा है तो आप बेटा जब रेगुलर नहीं होंगे तो एक तो कॉस्ट पहले ही आपको मुश्किल लगेगी, जब आप रेगुलर ही नहीं होंगे तो फिर कख भी नहीं पल्ले पड़ना कॉस्ट का। तो ये शक्लें जो मुझे कभी कभी नजर आती हैं ना, तो ये फिर
या तो छोड़ दें या फिर ढंग से आए। जॉइंट कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स तक, उसके बाद एलोकेशन की है वही एनआरवी वाले तरीके से, और सेम वही काम किया हुआ है। जो 101 के यूनिट्स हैं उनके एनआरवी, और जो 202 है उसकी एनआरवी के लिए हमें फर्दर प्रोसेस की कन्वर्जन कॉस्ट चाहिए। तो उसके फिर यहाँ प्रोसेस 1 छोड़ के प्रोसेस 2 पे जाना पड़ेगा। प्रोसेस 2 के क्वांटिटी स्केड्यूल में कोई एतराज? जी वहाँ पर क्या बताएं? जी जी, क्योंकि कुछ एबनॉर्मल लॉस भी है, कुछ क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस भी है। ये जो 4500 प्रोसेस में जाएगा, बल्कि एबनॉर्मल लॉस नहीं है, सॉरी, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है। प्रोसेस 2 में क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस है ना, तो वो इन 4500 में से भी है। आप अगर ये कहना चाह रही हैं कि मैं 3400 पता है, तो इन्हीं में से कुछ गए हुए क्लोजिंग भी तो है ना, वो भी कल को बिक ही जाएंगे। तो इसलिए हम पूरे 4500 को लेके इंटू 0.9 करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि 45 इंटू 0.9 करने की बजाय हम सीधा सीधा 3400 ले लें, तो सिर्फ वही तो नहीं है जो बिके हैं, बाकी मजीद बनेंगे और वो भी बिकेंगे। वो भी नहीं 4500 में से ही होंगे। उसका भी यही जवाब होता कि अगर ये क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस की बजाय एबनॉर्मल लॉस होता 650, तो उसका भी जवाब यही है कि हम एबनॉर्मल लॉस से अपनी कॉस्ट कैलकुलेशन नहीं खराब होने देते, तो इसलिए हम ये 4500 इंटू 0.9 ही करते। ये जो मैंने बताया था आईकेएफ से इख्तलाफ, वो मैंने फाइनली वो ईमेल की है, देखें कुछ जवाब आ ही जाएगा उम्मीद है। जो मैंने आपको कहा था कि ये 0.95 और साबित करने की कोशिश भी की थी, तो ये यही इख्तलाफ इन तीनों सवालों में चल रहा है। तो इस पर इंशाल्लाह को जवाब आ जाएगा तो आपको बता दूंगा। प्रोसेस 2 के क्वांटिटी स्केड्यूल में कोई मसला, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पर यूनिट, और सवाल में कोई मसला? हाँ जी 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 400 फर्दर ₹1000 में। जी रुपए में क्लोजिंग का हिस्सा कैसे होना था? सेल प्राइस है, सेल प्राइस 1400 रुपए है, मजीद कन्वर्जन कॉस्ट 400 रुपए है, इसमें क्लोजिंग कौन सा शामिल होना है? आप मुझसे पूछ रहे हैं प्रोसेस 2 की कॉस्ट पर यूनिट? जी जी हाँ, क्यों नहीं है? उस पे भी लगी है ना, क्लोजिंग पे 70% लगी है ना। अच्छा, 1000 किधर आ गया भाई? 400 आ गया। हाँ ये ना आप असल में प्रोसेस कॉस्ट थोड़ा भूल भाल गए। ये तो बचपन का सवाल है जो आप अब एतराज उठा रहे हैं। ये तो इतना जो दिन लगा दिए प्रोसेस कॉस्टिंग पे, हर दफा प्रोसेस कॉस्ट का जो कॉस्ट पर यूनिट निकलता है, क्या वही हम कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स में मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होते? तो क्या उसमें हम ईपी से जब डिवाइड कर रहे होते हैं तो कन्वर्जन क्लोजिंग पे जितनी थोड़ी बहुत लगी हुई है वो उसकी ईपी के यूनिट्स में आ जाता है? तो ये हमेशा ऐसे ही करते आ रहे हैं पिछले 16-17 कितने लेक्चर बताए भाई? 17 18 17 तो उनमें यही कर रहे थे यार। एनआरवी का इससे क्या ताल्लुक है? अच्छा, उसके बाद जो 1000 से मल्टीप्लाई करें इसमें वो फर्दर कन्वर्जन नहीं शामिल है। ये जो 400 रुपए निकल आया, ये 4500 में से क्लोजिंग माइनस होना चाहिए। अच्छा हम लोग कह रहे हैं कि अच्छा आप ये कह रहे हैं कि जब ये 4500 में से कुछ बिके नहीं है अभी, तो हम उनकी एनआरवी निकालते हुए सिर्फ बिकने वालों पे क्यों नहीं ले रहे? ये कह रहे हो आप? ये जब मैंने आपको जॉइंट प्रोडक्ट्स कराने शुरू किए थे, ये तब मैंने बात की थी कि एनआरवी निकालते हुए हमने यूनिट्स प्रोड्यूस लेने के यूनिट सोल्ड। तो अगर सारे ना बिके हो तो फिर भी हमने एनआरवी यूनिट्स प्रोड्यूस की फाइंड करनी है रेशियो के तौर पे या यूनिट सोल्ड की? प्रोड्यूस की। बेशक आगे भी क्लोजिंग है, बन के बिक ही जाएंगे। हमने 4500 जो यहां से भेज दिए वो अभी इस महीने में कम बने हैं, बाकी और बनेंगे तो बिक ही जाएंगे कल को कभी ना कभी। यही बात जॉइंट प्रोडक्ट्स में जब हम लोग एनआरवी ले रहे होते हैं तो वो यूनिट्स प्रोड्यूस की क्यों ले रहे हैं, यूनिट सोल्ड की क्यों नहीं ले रहे?
मेरा सवाल है यूनिट्स प्रोड्यूस्ड की हम क्यों नहीं फाइन कर रहे, हम यूनिट्स सोल्ड के एनआरवी क्यों नहीं ले रहे, क्यों यूनिट्स प्रोड्यूस के ले रहे हैं? सारे बिके तो नहीं है अभी, बिक जाएंगे ना, तो जो क्लोजिंग है वो भी कल को पूरे होके बिक ही जाएंगे। तो ये जो 400 निकला हुआ है क्या ये मुकम्मल होने की कॉस्ट नहीं निकली हुई? तो बस वो जो कल बिक जाएंगे वो भी मुकम्मल होके बिकेंगे, तो उन पे भी 400 ही टोटल लगा होगा। तो ये 400 100% ही है ना भाई। जो कॉस्ट पर यूनिट निकली होती है वो कॉस्ट पर कंप्लीटेड यूनिट ही निकली होती है ना। तो हम यही कह रहे हैं कि जब ये 45 के 4500 यूनिट्स अगले प्रोसेस में जाएंगे तो 400 लग के मुकम्मल हो जाएंगे। अब जब मुकम्मल हो जाएंगे तो वो 1400 के बिक जाएंगे। तो यही किया हुआ 1400 माइनस 400। जो 400 कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेट किया ही इस बेस पे है कि जो कंप्लीट होता कितने का कैलकुलेट होता, तो वो ऑलरेडी कंप्लीटेड के हिसाब से 400 रुपए निकला हुआ है। प्रोसेस 2 सवाल में कोई और परेशानी? जी बताएं। क्यों करना चाह रहे हो कंपाउंड? नहीं, मैंने आपको अलग अलग ही बताई है। मैंने आपको नॉर्मल एबनॉर्मल की अलग ही बताई है, एंट्री कंपाउंड तो नहीं बताई। पहले हम स्क्रैप इन्वेंटरी डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट करते हैं नॉर्मल लॉ से। नॉर्मल से करते हैं यार, क्यों करना चाह रहे हो ऐसे? मैंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया था कि चूंकि उसका मैंने अपना सोल्यूशन नहीं दिया था, स्प्रिंग 21 की बात कर रहे हैं आप, मैंने आईकेप के सोल्यूशन को बताया था कि उन्होंने क्या किया हुआ है। मैंने आपको वही एंट्रीज तोड़ के बताई थी जैसे हमने सीखी हैं, फिर बताया था कि आईकेप ने इनको भी कंपाउंड कर लिया हुआ है। मैंने सिर्फ वो बताया था कि आईकेप के सोल्यूशन में क्या हुआ हुआ है। आप अलग अलग कर लें, नॉर्मल की अलग है, नॉर्मल की अलग। कंपाउंड करनी है तो कर लें, मर्जी है कर लें, कंपाउंड करनी है तो आप खुद ही बनाना कंपाउंड और फिर मुझे एंट्री चेक कराना, अभी क्लास के बाद चेक कराना एंट्री। जी नॉर्मल लॉस की अगर स्क्रैप नहीं है तो अच्छा, अमाउंट ही नहीं है तो फिर रिकॉर्ड क्या करेंगे? अमाउंट ही नहीं है तो एंट्री क्या करनी है? नहीं, क्या दिल को अजीब लग रहा है? वही अमाउंट ही नहीं होगी तो एंट्री किस बात की करनी है? जी हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। नहीं, वो एंट्री का पूछ रहा है कि एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे। अमाउंट जीरो होगी, अमाउंट जीरो। हम यूनिट्स की एंट्री नहीं करते, एंट्री तो रुपए की करते हैं। तो रुपए, अच्छा बाकी लोग भी सुने, अगर स्क्रैप वैल्यू जीरो है, स्क्रैप वैल्यू है ही नहीं, तो नॉर्मल लॉस की एंट्री क्या होगी? नहीं होगी। लेकिन जब प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें नॉर्मल लॉस की लाइन जरूर लिखेंगे, यूनिट्स लिखेंगे और रुपीस वाले कॉलम में जीरो आ रहा होगा। ऑटम 17 में और कोई सवाल है तो पूछें। वो मैंने बताई तो थी। ठीक है, ठीक है, सही। इस सवाल में क्यों नहीं की? क्योंकि इस सवाल में गेन लॉस पूछा था ना, बाय प्रोडक्ट की एंट्री नहीं पूछी थी। वैसे पूछ रही हैं आप? जी सही है जी। अगर हम उसका नॉर्मल लॉस है कैपिटल नहीं गिवन, लेकिन आप उसकी लास्ट खाने लगा देंगे तो पैसे उसको दे देंगे, तब क्या करेंगे? आप डबल एंट्री का पूछ रहे हैं? डबल एंट्री का अच्छा, वो एक लायबिलिटी बन जाएगी और हाँ ये बल्कि लायबिलिटी कहना उसको, लायबिलिटी प्रोसेस डेबिट
अच्छा, ये बाकी लोग भी सुने जी। नॉर्मल लॉस की अगर रिकवरी वैल्यू नहीं है, बल्कि रिकवरी वैल्यू क्या, उनको ठिकाने लगाने के लिए खर्च करना पड़ेगा, तो ये कैलकुलेशंस में तो मैंने कहा था ऐड करेंगे। टी अकाउंट डबल एंट्री में क्या फर्क पड़ जाएगा? एंट्री रिवर्स हो जाएगी, यानी हम लोग वर्क इन प्रोसेस डेबिट और स्क्रैप इन्वेंट्री क्रेडिट कर देंगे, और उससे स्क्रैप इन्वेंट्री एक क्रेडिट नेचर की चीज बन जाएगी। कल को खर्चा करेंगे तो स्क्रैप इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट करेंगे, यानी वही जो एंट्रीज की थी उनकी जगह बदल जाएगी। बस वो जो प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे नॉर्मल लॉस की अमाउंट आ रही थी, यूनिट्स अब भी क्रेडिट साइड पे ही आएंगे, अमाउंट डेबिट साइड पे आ जाएगी, ये फर्क पड़ेगा। चले बस ठीक है जी, आपने ऑटम 17 में कुछ नहीं पूछना। कल जो सवाल आप करके आ रहे हैं ना, वो है स्प्रिंग 20, और ये आखिरी सवाल था। उसके बाद जॉइंट बाय प्रोडक्ट का सवाल नहीं है, ये एक स्प्रिंग 20 का वाक़या है। क्या बात? हाँ जी, चांसेस तो बहुत ज़्यादा है कि जॉइंट और बाय प्रोडक्ट टेस्ट हो जाए। ये जो स्प्रिंग 20 का सवाल है ना, ये इस ऑटम 17, ऑटम 15 से भी एडवांस लेवल है, और ये मैं इसको काफ़ी मुश्किल सवाल रेट करूंगा, इसलिए आपने मायूस नहीं होना। अगर आपको सवाल में मुश्किल आए तो मायूस होने के लिए नहीं है सवाल, कोशिश कर लें जितना हो सकता है। सवाल ये मुश्किल था, इनफैक्ट बहुत मुश्किल सवाल था, है? नहीं, जो लेक्चर 47 था वो मैंने आपको सिर्फ कुछ कैलकुलेशंस सिखाने के लिए करवाया था वो बजटिंग का सवाल। बजटिंग आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने कुछ कैलकुलेशंस आप तक लानी थी, जैसे वो यूनिट्स की मूवमेंट के, ओपनिंग फिनिश गुड्स के यूनिट, सेल्स के यूनिट्स, ये चीज़ सिखानी थी। इसी तरह से जो पर यूनिट कॉस्ट में हेर फेर की थी, प्राइस चेंज डाला था, क्वांटिटी चेंज डाली थी, एफिशिएंसी, ये चीज़ें आगे होनी है डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल। और ये जो मटेरियल की रिवाइज्ड क्वांटिटी निकाली थी, ये चीज़ सिखाने के लिए असल में सवाल कराया था मैंने वो वाला। प्रोसेस कॉस्टिंग तो 46 में खत्म कर दी मैंने। तो ये जो स्प्रिंग 20 है, क्वेश्चन नंबर 5, इसका सोल्यूशन दिया आपको, और इसमें भी वही इख्तलाफ है मुझे आई के सोल्यूशन से जो बाकियों से। तो इस सवाल में मजीद मुश्किल ये है कि इसमें फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री भी आ गई थी, इसमें वर्क इन प्रोसेस की इन्वेंट्री के अलावा फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री भी आ गई। इसमें आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा कि हम लोग प्रोसेस की जो वर्किंग्स कर रहे होते हैं उसमें वर्क इन प्रोसेस का ओपनिंग क्लोजिंग होता है, फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं होता है। तो इसमें एक ये मुश्किल थी, दूसरा वो प्रोडक्ट्स 3 आ गए थे। तो ये एक मुश्किल सवाल है, पहले इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस सवाल को करने की कोशिश करें और मुश्किल लगे तो आप मायूस ही हो जाएंगे, तो प्रोसेस समझ नहीं आया। लेकिन ये काफ़ी मुश्किल सवाल था, अगर आपसे हो गया तो सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट है आपका। क्या हुआ? वैसे सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट का ना बड़ा वो एक मेरा रिदम चल रहा है, तो मेरी ना लालच ज़्यादा बढ़ गई है। स्प्रिंग 20, स्प्रिंग 21, स्प्रिंग 20, स्प्रिंग 19, स्प्रिंग 18, ये चारों सर्टिफिकेट हैं कॉस्ट में। अब मुझे स्प्रिंग 22 में बड़ा, स्प्रिंग 22 ये एक छोटा सा चैप्टर है जी, समझ नहीं आई? प्राइस कितनी छोटी सोच है यार, प्राइस। हाँ, तो पैसों के लिए मेरिट सर्टिफिकेट। हाँ जी, मेरी तरफ से, कॉलेज की तरफ से आपको पैसे मिलेंगे, हैं 50,000 मेरा ख्याल है। हाँ, फीस में माफ हो जाती है, लेकिन अगर पास होते रहे तो आगे सारी फीस कॉलेज की है जी। क्या बात? मेरी तरफ से शाबाश, दुआएं। अच्छा, क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? यार डील हो रही है। हाँ जी, क्या चाहिए? GS 150 कितने की आती है? GS 150 275 की। रहने दो सर्टिफिकेट, रहने दो, खैर।
को CD70 कहते तो चलो मानता भी यार है। नहीं CD70 वो भी ये रोड प्रिंस वगैरह की। टारगेट कॉस्टिंग छोटा सा चैप्टर है, इनफैक्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है। इसके लिए एक ही सवाल काफी होगा, एक सवाल करा रहा हूं उसका कॉन्सेप्ट समझ लें। सेपरेट चैप्टर है ये टारगेट कॉस्टिंग, कॉन्सेप्ट समझ लें इसका, और इसमें भी कुछ थ्योरेटिकल चीजें हैं वो मार्क करवा देता हूं। इससे पहले प्रोसेस कॉस्टिंग में कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं है, और उससे पहले मैंने थ्योरेटिकल चीज का मशवरा ये दिया था कि आप आईकैप की बुक से देख के उसको अपने रजिस्टर में लिख लें, ताकि एक तो इकट्ठा मटेरियल मिल जाएगा, दूसरा आपको अगर मैं पेजेस बता भी दूं तो पढ़ना वढ़ना तो होता नहीं स्टूडेंट ने, वो इन थ्योरी वाले पेजेस को पेंडिंग करता रहता है, पेंडिंग करते करते वो जाएगा आखिरी महीने में, उस आखिरी महीने में से भी आपसे नहीं होगा, फिर आप उसको एग्जाम वीक में रखेंगे, फिर वहां से शिफ्ट होके वो जो सुबह बाइक पे बैठने का टाइम होता है ना, या चिंची पे बैठने का, आप उससे लिंक करेंगे, फिर वो भी नहीं होगा, फिर आप वो नादिया केटरिंग हॉल जब पहुंच जाएंगे, खत्म हो गया। ओहो, अब क्या होता है पीसी में, पीसी बढ़ने कौन देता है आपको? अच्छा, चले तो लेवल बढ़ गया भाई। अच्छा, थ्योरेटिकल पोर्शन बता रहा हूं, आप अगर रजिस्टर पे लिख लेंगे ना तो उससे कम से कम आप एक दफा तो पढ़ ही लिया होगा, और रट्टे वाली बात नहीं है, आप अपने पास से लिख सकते हैं, लेकिन अपने पास से लिखने में ना मसला सिर्फ ये होता है कि कुछ लोग अपनी जो लिखाई है उसके बारे में इतने सेंसिटिव होते हैं कि उसको किसी से शेयर नहीं करना चाहते, तो वो जो लिख रहे होते हैं वो उनके अलावा और कोई नहीं पढ़ सकता है। तो इसलिए आप याद कर लें तो अच्छा है। अच्छा, चैप्टर बता रहा हूं, चैप्टर 12 है, और एक इसमें करना है आपने पेज 445 पे, पेज 445, हेडिंग 3.2 जी, 3.2 क्लोजिंग दी टारगेट कॉस्ट। जी आईकैप की बुक से बता रहा हूं, क्लोजिंग दी टारगेट कॉस्ट गैप, ये तकरीबन को आधे पेज की बात है, आगे 5 बुलेट पॉइंट्स हैं। अच्छा, अगर आपको अंग्रेजी नहीं भी लिखी गई क्लोजिंग दी टारगेट कॉस्ट गैप, तो चैप्टर 12 एक ही है, पेज 445 एक ही होगा पूरी बुक में, और उसमें अगर आप 3.2 तक पहुंच जाएंगे तो यही होगा। कुछ 2 पैराग्राफ इस पेज पे हैं और आगे 5 बुलेट पॉइंट्स हैं जो अगले पेज पे हैं, ये याद करना है आपने। क्या जी? नहीं, वो तो एक सवाल है, वैसे देखना है सवाल देख लें वो तो। और इसके अलावा पेज 448 पे 448 4.1 एडवांटेजेस हैं इसके, और 4.2 इम्प्लीकेशंस हैं, ये भी तकरीबन आधा पेज बनता है जी। 4.1 और 4.2, बस इस चैप्टर में इतना कर लें, ये हो गया थ्योरेटिकल। अब कॉन्सेप्ट पे आता हूं कि है क्या। इसका सवाल एक कराऊंगा बहुत है, क्योंकि बहुत इसलिए है क्योंकि जो टारगेट कॉस्टिंग का असल में कॉन्सेप्ट है वो तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सवालों की मुश्किलें वो मैं अक्सर सवाल कराता हूं तो आपको बताता हूं है जी। कौन से बता रहा हूं पहले, टारगेट कॉस्टिंग क्या चीज है। जो सवाल कराऊंगा उसका वो शायद पूरा हुआ, मुश्किल है वैसे, तो अगर नहीं हुआ तो कल वाली क्लास में पूरा करा के कल कंप्लीट कर दूंगा। टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट समझते हैं। जब कोई बिजनेस कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है, या तो पहले मार्केट है ही नहीं, या पहले ही मार्केट हाईली कंपेटिटिव है, इन दोनों सिनेरियोज में बहुत ज्यादा प्राइस नहीं रख पाएंगे। अगर पहले वो है ही नहीं किसी के मार्केट में,
तो चूंकि नई चीज़ है, महंगी होगी, लोग ट्राई नहीं करेंगे, प्राइस कम रखनी पड़ेगी। इसी तरह अगर पहले ही बहुत हाईली कंपेटिटिव है तो भी हम ज़्यादा प्राइस क्यों चार्ज नहीं कर पाएंगे? क्योंकि कंपेटिटर्स पहले ही एक प्राइस रख के बैठे हुए, हम उनसे compete करने वाले हैं, तो उनसे ऊपर हम जा ही नहीं सकते। यानी प्राइस हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब अगर प्राइस हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो मार्केट देख के रखनी पड़ेगी, तो प्रॉफिट कमाने या प्रॉफिट बढ़ाने का दूसरा रास्ता क्या हुआ? फिर कॉस्ट कम करना। बिल्कुल सही है। तो हमने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा तो उसकी फिर एक टारगेट सेल प्राइस होगी, और ये जो टारगेट सेल प्राइस होगी ये मार्केट फोर्सेस से निकली होगी। मतलब डिमांड, सप्लाई, फैक्टर्स, कंपेटिटर्स वगैरह। जी, मोनोपोली क्या? मोनोपोली ऐसे ही नहीं हो जाती ना भाई, मतलब नया प्रोडक्ट आते थोड़ी मोनोपोली हो जाती है, वो तो बहुत अरसा गुजारते हैं फिर मोनोपोली की तरफ जाती है बात। मैंने कहा कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, उसको नहीं पहले लोग जानते मार्केट में, या तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, पहले मार्केट में है ही नहीं वैसा, या हमने अब एंटर होना है और पहले बहुत कंपटीशन है मार्केट में। तो इन दोनों सूरतों में हम प्राइस अपनी मर्जी की नहीं रख पाएंगे, ये मार्केट से ही पता। लेट से हम 120 रुपए ये प्राइस रख ली, अब हमने कोई ना कोई प्रॉफिट मार्जिन ये हमने डिसाइड करना होगा, कोई हमारा डिजायर्ड या टारगेट प्रॉफिट हो सकता है, टारगेट प्रॉफिट कह लें, डिजायर्ड प्रॉफिट कह लें, ये कंपनी ने खुद सोचना है। जी जी, मार्जिन लेट्स से कि ये 120 है तो ये 20 था, अब ये 100 क्या चीज है कि हमें इतनी कॉस्ट में ये चीज बनानी पड़ेगी, ये है हमारी टारगेट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट, दोबारा टारगेट कॉस्ट। हम जो प्रोडक्ट अब मार्केट में लाने लगे हैं, मैंने कहा है कि वो प्रोडक्ट हम अपनी मर्जी की प्राइस नहीं चार्ज कर सकते, वो हमें मार्केट फोर्सेस बताएंगे कि कितनी प्राइस है। वहां से उल्टा चलेंगे कि अगर हमने इतने का बेचना है और इतना कमाना चाहते हैं तो ये तभी पॉसिबल हो सकेगा अगर हम इतनी कॉस्ट में इसको तैयार कर लें। ये है टारगेट कॉस्ट। अब हम अपनी एक्सपर्ट टीम से पूछेंगे कि वो अपनी कैलकुलेशन से बताए कि कितने में बना देगा ये प्रोडक्ट, वो है एस्टिमेटेड कॉस्ट। मिसाल के तौर पे ये 120, ये 20, ये 100 रुपए, और हमारे जो भी एक्सपर्ट्स हैं, मटेरियल वाले से पूछा, प्रोडक्शन वाले से, लेबर वाले से, सारा हिसाब किताब लगने के बाद पता चला कि हमें ये चीज 109 में पड़ेगी, हमें 109 में पड़ेगी, जबकि 100 टारगेट है। तो ये तो नहीं सही बात, ये तो नहीं बनेगी बात। तो अब हम अपनी टीम से क्या कहेंगे कि अपने कॉस्ट कम करके लाओ। कितनी कम? 9 रुपए। इस 9 रुपए को कहते हैं कॉस्ट गैप। एस्टिमेटेड कॉस्ट में से अगर टारगेट कॉस्ट माइनस कर लें तो ये कॉस्ट गैप है, यानी 9 रुपए। अच्छा, अब ये कॉस्ट गैप कैसे, 9 रुपए कैसे बचाए जा सकते हैं? कॉस्ट कम करके तो हाँ, लेकिन क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं? मटेरियल हम सस्ता खरीदने की कोशिश करें, लेकिन अगर क्वालिटी कंप्रोमाइज हो रही है तो फिर सप्लायर की मिन्नतें करें, डिस्काउंट लेने की कोशिश करें। लेबर को मोटिवेट करें कि वो काम ज्यादा कर ले, या फिर कोशिश करें कि उनसे रेट कम करवा लें। मजीद रिसोर्सेज को कम करें, खर्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करें। ये मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। वो जो आपको पेज का है ना कि याद करना है, उसमें एक टॉपिक है कि हम कॉस्ट गैप कैसे क्लोज कर सकते हैं। तो वो यही चीजें है जी। हाँ, तो आना पढ़ के, गुड, वेरी गुड। तो सेल प्राइस हम मार्केट से सर्वे करके फाइंड करेंगे, ये हमारा टारगेट प्रॉफिट है, जितना हम कमाना चाहते हैं इतनी हमें कॉस्ट पड़ेगी तो ये हासिल कर पाएंगे। जबकि हमारी टीम कह रही है कि हम इतने में चीज बना सकते हैं, तो कॉस्ट गैप ये है जो हमें कम करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट बस यही है इसका। अब इसमें सवाल में क्या हो सकता है आपसे नाम लेके कॉस्ट गैप पूछ लिया जाए, हो सकता है अच्छा सवाल पहचाना जाएगा, सवाल पहचानने में कोई ज्यादा मसला नहीं होगा, या फिर इस तरह का डाटा देख के और कहा जाए कि बताएं, हम सोच रहे हैं कि सप्लायर से डिस्काउंट ले लें, बताएं कितना को डिस्काउंट लेना पड़ेगा हमें, तो उसका जवाब भी 9 रुपए ही होगा। अब इसमें मुश्किलें क्या हो सकती हैं? ये मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, वो सारी मेहनत यहां लगेगी। हाँ, बजटेड कॉस्ट, तो वो जो मटेरियल में सीख के आए हैं अब तक, लेबर में सीखा है, ओवरहेड्स में, वो मेहनतें यहां लग रही होंगी। और इसके अलावा इसमें और चैप्टर भी मिक्स हो सकते हैं, जैसे
इसी कॉन्सेप्ट को मिक्स करके रेलिवेंट कॉस्टिंग में भी सवाल मौजूद है। फिर इसी तरह से लर्निंग कर्व एक चीज पढ़नी है हमने, वो भी इसके अंदर मिक्स हो सकता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट बस यही है, और इसका कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस कराने के लिए एक सवाल करा रहा हूं बस, क्योंकि टारगेट कॉस्टिंग यही है बस। बाकी अब ये एस्टिमेटेड कॉस्ट में क्या क्या मुश्किलें डल सकती हैं वो तो और चैप्टर्स में सीख ही रहे होंगे साथ साथ, तो वो ऐसा टारगेट कॉस्टिंग की डिफिकल्टी नहीं है, वो उन बाकी चैप्टर्स की डिफिकल्टी है। तो टारगेट कॉस्टिंग बस यही है। अब ये जो कहानी सुनाई है आपको, इसमें कुछ अपने अल्फाज में लिखना चाहें तो लिख लें, फिर इसका एक सवाल करा देता हूं। क्या दो सिचुएशन में? हाँ जी, मेनली यही है, मेनली यही है, क्योंकि यही वो हालात हैं जब प्राइस हमारे कंट्रोल में नहीं है और फिर भी हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो कॉस्ट ही कम करनी पड़ेगी। देखें, ये जो टारगेट कॉस्टिंग का कॉन्सेप्चुअली कॉन्सेप्ट है ना, वो मेनली होता ही नए एंट्रेंट के लिए, कि इसको मार्केट में आना है तो बताएं कितने, जो बिजनेस आ चुका होता है मार्केट में वो तो अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करके सेलिंग प्राइस के साथ मार्केट में आ ही चुका होता है ना। ये उनके लिए जिन्होंने अभी आना है कि आपका टारगेट ये है, तो ये कॉन्सेप्ट नए काम के लिए ही होता है। टारगेट कॉस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो मेनली न्यू प्रोडक्ट के लिए ही है, न्यू एंट्रेंट के लिए ही है। हाँ जी, नया प्रोडक्ट नया मार्केट में एंटर होने लगा है, पहले उस तरह की मार्केट ही नहीं है। अभी हमने पहले सर्वे करवाया है लोगों, और असल में ना होता भी ऐसे है कि जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में आना होता है ना, तो उसका फिर सर्वे किया जाता है, तो उससे फिर आइडिया लगाया जाता है कि कितनी कोई डिमांड मार्केट में मौजूद है। अगर हम मार्केट में आ गए तो कोई खरीदेगा भी कि नहीं खरीदेगा। जी जी लीगल से क्या मुराद है? उसको कम करवाने के लिए पैसे देखें, आपको जो किताबी एतबार से नॉलेज सिखाया जा रहा होगा तो वो जाहिर है चोरी नहीं सिखाई जा रही होगी, वो आपका अपना टैलेंट होगा। ऑफिशियली तो आपको किताब में लीगल चीजें सिखाएंगे ना। मतलब उसमें चोरी डाल दे के जब बताएं कैलकुलेशन क्या होगी? नहीं। जी देखें, ये जिस टॉपिक के साथ मिक्स हो रहा है पे डिपेंड करता है कि वो बड़ा सवाल है कि छोटा सवाल। यानी जो मैं कराने लगा हूं वो 16 नंबर का सवाल है, इससे क्या फर्क पड़ता है यार? मतलब इससे क्या फर्क पड़ता है कि जो टेस्टिंग की गई है वो आसान है, मुश्किल है? हो सकता है किसी को आसान लगता हो, किसी को मुश्किल लगता हो। इवन पेपर बनाने वाला कैसे डिसाइड करेगा कि मैं लेवल 1 टेस्ट कर रहा हूँ? नहीं होता, ये तो बस लिख दिया गया है। इतना तो उसको भी नहीं समझ आएगी, कौन सी मशीन में डाल के पूछेगा कि लेवल 1 है कि लेवल 2 है लेवल 3 है। जी 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 ये जो एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाली है ना, ये तो जो कॉस्टिंग कैलकुलेशंस पढ़ी हैं अब तक, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, ये तो वो रेलिवेंट लोग बताएंगे। यानी प्रोडक्शन वाले बताएंगे कि हमें कितना मटेरियल चाहिए, लेबर वाले बताएंगे कि हम कितने में लोग ला सकते हैं, कितने में हमें पर आवर में लोग लाने पड़ेंगे, फैक्ट्री का मैनेजर बताएगा मुझे क्या क्या रिसोर्सेज और चाहिए, उसमें फिर कैलकुलेशंस की जाएंगी। तो ये जो एग्जिस्टिंग टीम है ये वो हिसाब किताब लगा के बताएगी। नहीं, जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं वही, जो फाइनेंस के लोग होंगे वही बताएंगे। क्या जी? ये भी एक साइंस है कि ये सेल प्राइस कैसे तय होती है। सर्वेज होते हैं असल में, आपको तो ये गिवन होगी, आप थोड़ी बाहर से जाके पूछ के आएंगे, आपको ये गिवन होगी सवाल में। वैसे असल में सर्वेज होते हैं, मार्केट सर्वेज होते हैं, उसमें फिर एक्सपर्ट्स भी कंसल्ट, उनसे भी कंसल्ट करते हैं कि
कितनी को प्राइस रख लें जो मार्केट एक्सेप्ट कर लेगी। तो इसके भी एक्सपर्ट्स होते हैं जो मशवरे देते हैं इस बारे में। नहीं लिख रहे कहानी है, लिखनी थी लिख ली बस। सवाल पढ़ लीजिए फिर। स्प्रिंग 2015 क्वेश्चन नंबर 6 जी। नहीं, हम कितने का बेच सकेंगे ये हमने सर्वे करके कर लिया है। वर्किंग मार्केट सर्वे किया, मुख्तलिफ पोटेंशियल कस्टमर से बात की, उनसे पूछा कि देखिए मार्केट सर्वे जो होते हैं ना, वो जैसे नहीं सस्ते टीवी चैनल्स के ऊपर कोई इंटरव्यू हो रहे होते हैं, पब्लिक में फिर रहे होते हैं वो, तो लोगों से उनकी राय पूछ रहे होते हैं। तो इसी तरह से पब्लिक सर्वे होते हैं कि अगर इस तरह का कोई प्रोडक्ट आए तो आप खरीदेंगे? हाँ जी खरीदेंगे। अच्छा कितने पैसे होने चाहिए इसके ख्याल में? तो लोगों की परसेप्शन पता चलती है इससे। नहीं है ना? आप पूछ रहे हैं कि मार्केट में कंपेटिटर्स हैं या पूछ रहे हैं कि नहीं है? तो फिर तो जो मार्केट में प्राइस चल रही है उसके आसपास ही रखनी पड़ेगी ना। नहीं, प्राइस जो मार्केट में कंपटीशन चल रहा है हमें प्राइस उसके आसपास ही रखनी पड़ेगी। और चूंकि हम अब एंटर हो रहे हैं तो हमें थोड़ी कम ही रखनी पड़ेगी। उसके बाद एक बार जब जगह बना लेंगे मार्केट में, लोगों को क्वालिटी का अंदाजा हो जाएगा, उसके बाद फिर प्राइसेस बढ़ा लेंगे। तो अभी चूंकि हम एंटर होने लगे हैं तो हमारे पास सर्वे से निकली हुई ये प्राइस है कि हम इतने की बेच पाएंगे। उससे फिर वर्क बैक करना है कि हमें कितने में इसकी कॉस्ट कंप्लीट करनी पड़ेगी। स्प्रिंग 15 क्वेश्चन नंबर 6 हाईटेक लिमिटेड के नाम से होगा सवाल। स्प्रिंग 15 क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लीजिए। इसमें सेल्स और मटेरियल कॉस्ट तक कर देता हूं, बाकी लेबर का टाइम मिला तो वो भी, बाकी फिर कल होगा इंशाल्लाह। जी यार अभी मैं उसको बता रहा था कि तफसील से बताया मैंने। सुना करो ना, बाकियों के सवाल भी सुना करो। मार्केट सर्वे से पता चलता है, लोगों से मिला जाता है, उनके इंटरव्यूज होते हैं और उससे आइडिया लिया जाता है। हाँ जी सवाल पढ़ लें तो मैं शुरू करूं।
चले पढ़ लिया। पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, EXV। उसके लिए मार्केट से जब सर्वे किया तो हम टोटल 5 लाख यूनिट्स बेच पाएंगे। इसके कितने साल में? जितने भी साल में टोटल बस कहा है, हो सकता है लेट से हो सकता है 5 साल, यानी 5 साल बाद इस प्रोडक्ट ने मार्केट में फिर नहीं बिकना, कोई और नया प्रोडक्ट आ गया होगा। तो ये मुराद है लाइफ टाइम सेल से। तो हमें इस प्रोडक्ट के बारे में मार्केट सर्वे से आइडिया हुआ है कि 5 लाख यूनिट्स बेच लेंगे और 11,000 का एक यूनिट्स बेच सकेंगे। अब हमारी ख्वाहिश ये है कि हम 40% जीपी कमाना चाहते हैं। यहां से आइडिया हो रहा है थोड़ा बहुत कि ये टारगेट कॉस्टिंग का सवाल है। पहला आइडिया तो यहीं से हो गया क्योंकि अभी करा रहा हूं, तो टारगेट कॉस्टिंग का ही होगा। सबसे बड़ी निशानी तो ये है। दूसरी निशानी ये कि टारगेट इंफॉर्मेशन है, नया प्रोडक्ट है। पॉइंट 1 से लेके 4 तक ये सारी प्रोडक्शन टीम ने हमें एस्टिमेट्स बताए हैं कि हमें EXV बनाने के लिए मटेरियल वालों ने भी अपना डाटा बता दिया कि इतने प्रोडक्ट्स, इतने मटेरियल चाहिए हमें, इतने इतने के मिलेंगे। लेबर वालों ने अपना डाटा बता दिया कि कितने घंटे काम लेना पड़ेगा, कितने वेज रेट वाले लोग लाने पड़ेंगे, और उसके अलावा बाकी कि कितने मशीन आवर्स लगेंगे, कितनी मशीन चाहिए होगी, नई मशीन चाहिए होगी। तो ये सारा इन जो पॉइंट नंबर 1 से लेके 4 तक का डाटा है वो ये है, वो ये है। अब आपको रिक्वायरमेंट में पूछा हुआ है कि अगर हम अपना टारगेट मीट करना चाहते हैं तो हम कोशिश ये करेंगे कि सप्लायर से डिस्काउंट लें। तो बताएं हमें उनसे कितना डिस्काउंट लेना चाहिए। तो कॉस्ट गैप निकालना है। पूछा ही डिस्काउंट है ना, तो फिर मटेरियल ही होगा। तो अब इसका तरीका क्या होगा? हम टारगेट कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, वो तो एक लाइन में हो जाएगी। फिर हम लोग एस्टिमेटेड कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। अब इसमें आपकी लेबर में पड़ी हुई मेहनत, ओवरहेड्स, फिर मैंने आपको बिल्कुल शुरू में हाई लो मेथड सिखाया था एक, वो भी है इसमें, मटेरियल की कैलकुलेशन, ये सब कुछ यहां इस्तेमाल होने लगा। टारगेट कॉस्ट ये मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 स्प्रिंग 15। पर यूनिट की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, टोटल भी कर सकते हैं। 5 लाख यूनिट्स होंगे, 11,000 रुपए का एक बेचेंगे, ठीक है? ठीक है, नहीं किया सही? ये 11,000 रुपए, ये 40% है। नहीं, 40% ग्रॉस प्रॉफिट 40% है, और बाय डिफॉल्ट ये सेल्स का होता है परसेंटेज। टारगेट ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज 40% है। किसका 40%? सेल्स का। तो कॉस्ट कितनी हुई? 60%। तो यही किया मैंने। और ये क्या हो गया भाई? यही तो किया है। कितना? चलें, काफी ज्यादा हो गया, मिलियन कर लेते हैं। 300 मिलियन। एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल लेते हैं। एक मिनट पॉज करना। वर्किंग बस क्या सॉल्व कर रहा हूं मैं। नहीं फॉर्मेट ये, अच्छा ये इतना भी कोई फॉर्मेट नहीं है इस वक्त में। फॉर्मेट वाली क्या बात है? नहीं देखें, ये जो सब मैंने सामने काम किया है ये को ये सीधी सीधी बात की है भाई। फॉर्मेट क्या है इसमें?
नहीं, पहले तो ये बताएं इसमें फॉर्मेट वाली क्या बात है। मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको, इसमें फॉर्मेट क्या है। भाई देखें, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पता लगता है एक वर्किंग का फॉर्मेट है। कॉन्सेप्ट क्या बात, मैं क्या करूं यार इसको, ये कोई फॉर्मेट नहीं है भाई, मैंने वैसे कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने एस्टिमेटेड कॉस्ट और टारगेट कॉस्ट को कंपेयर करना है बस, तो उसका जो डिफरेंस होगा वो डिस्काउंट है। अब आप इसको कोई फॉर्मेट कहना चाहते हैं, फॉर्मेट में रखना है, फॉर्मेट में रख लें। टारगेट कॉस्ट निकालिए, बस ये काम खत्म हो गया। अब मैं एस्टिमेटेड कॉस्ट निकाल रहा हूँ, उस एस्टिमेटेड कॉस्ट में सारी कैलकुलेशन आएगी, वो इसके नीचे आनी शुरू हो जाएगी। डायरेक्ट मटेरियल है सबसे पहले, अच्छा जिन चीजों को मैंने फॉर्मेट कह के उनको हर सवाल में यूज करवाना होगा, फॉलो करवाना होगा, मैं बताऊंगा कि ये वर्किंग फॉर्मेट है। मैंने प्रोसेस कॉस्टिंग में भी बात बताई थी बार बार। उसके अलावा मैं जो लिख रहा हूँ वो फॉर्मेट नहीं है, कॉन्सेप्ट है बस। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल इसमें 3 तरह के हैं। अच्छा मैं सब टोटल चल रहा हूँ 5 लाख के लिए, पर यूनिट भी कर सकते थे, मैंने टोटल 5 लाख के लिए कर लिया। तो 5 लाख यूनिट्स बनाने हैं, इसके लिए एक्स कितने चाहिए? नहीं, 1 चाहिए, और वो 1 कितने का मिलेगा? 2350 का। 1175। ये मैंने एक अलग चीज निकाली थी, बस निकाल के छोड़ दी है, बस खत्म। ये मैं एक अलग चीज निकाल रहा हूं जी। ये हमने टोटल 5 लाख है ना जो बेचते हैं, ये मैंने उन, हाँ ये उन 5 लाख की टोटल मैंने टारगेट कॉस्ट लिखी है, तो मैं एस्टिमेटेड कॉस्ट भी उन सब 5 लाख की निकाल रहा हूँ। पर यूनिट करना है, पर यूनिट कर लेंगे, कोई मसला नहीं। मैं इस प्रोडक्ट के लिए ये टोटल 5 लाख की कैलकुलेशन कर रहा हूं। अगर आप 5 लाख ना करें पर यूनिट कर लें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। कितना जी? 1.5 kg। ये जो 1.5 kg है, इस टेबल में इस कॉलम के ऊपर लिखा हुआ है कुछ, इस कॉलम के ऊपर हेडिंग लिखी हुई है कुछ, नेट क्वांटिटी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है? जो मटेरियल हम प्रोसेस में इन करेंगे या जो लॉस के बाद रह जाएगा, जो इन करेंगे वही हमारी कॉस्ट है। वही हमें देखिए, हमें मटेरियल कॉस्ट क्या कर रहा है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन, डबल एंट्रीज। हमें कॉस्ट कब कर रही है मटेरियल की? जब हम प्रोसेस को इशू कर रहे हैं, वही कॉस्ट है, यानी इनपुट। तो ये जो आपको 1.5 किलो बताया है, ये तो कहा है लॉस के बाद। लॉस वाली बात कहां से आ गई? पॉइंट नंबर 2, लास्ट सेंटेंस। पॉइंट नंबर 1 में आपको प्रोडक्ट के 1 यूनिट के लिए चीजें बताई हैं। पॉइंट नंबर 2 में लास्ट सेंटेंस, 6% ऑफ द इनपुट क्वांटिटी वुड बी लॉस्ट ड्यूरिंग असेंबली प्रोसेस, यानी 6% लॉस है। तो ये ऊपर 1.5 क्या बताया हुआ है? ये नेट है। तो हमें प्रोसेस में इन तो करना पड़ेगा इतना। ये नेट बताया हुआ है ना, हमें तो प्रोसेस में ग्रॉस इन करना पड़ेगा, तो ये ग्रॉस हो गया। देखिए, हमें प्रोसेस में जो मटेरियल इन करना पड़ेगा वही हमारी कॉस्ट है, और है वो कितने का? 1400 का।
पॉइंट भी आगे, चलो ठीक है खैर। और इसी तरीके से जी में 5 लाख इंटू 1.94, क्योंकि ये वाई जी दोनों के लिए बात की हुई है। 1200 प्रोसेस में 6% नुकसान होता है, और जो नुकसान के बाद मटेरियल इस्तेमाल बचता है वो 1.5 है। तो हमारा खर्चा क्या है? मटेरियल प्रोसेस में इन होना, या जो बचा कुचा रह जाएगा वो इन होना। तो अगर ये 6% के बाद है तो ये कितना है? ये 94 हुआ ना, फिर इसको फिर 94 से क्रॉस किया नहीं, ये नेट है भाई, और हैं कुछ जिनको नहीं आई, इसलिए बता रहा हूं। 6% लॉस के बाद की ये चीज है, तो ये 94% है, इसलिए इसको 0.94 से डिवाइड करेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे। हाँ भाई ठीक है। CD70 में डील करनी है तो करो। डन। यामा आ गया, दूध बेचना है, यामा आ गया। है नहीं तो मैंने होंडा नहीं कही है। 95,000 की डन यार, होंडा की CD70 डन। क्या हो गया? क्या 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 कह रहे हो? क्या पूरी क्लास को CD70 ले दूं? ठीक है, डन हो गया जी। कॉस्ट में सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट ले लिया मेरे स्टूडेंट ने। CD70 होंडा CD70 ब्रांड न्यू। टू 9 समझ नहीं आई है। पॉइंट नंबर 1 पे वापस, बस ये मटेरियल करके एंड, बस बाकी लेबर बाकी कल कराऊंगा। पॉइंट नंबर 1, द अबव पार्ट्स वुड बी इंपोर्टेड इन अ लॉट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ EXP99 फुल स्टॉप। इसका मतलब ये है कि जैसे होता है ना एटीएम से जो पैसे निकालते हैं, तो अगर आपको लेट से 480 रुपए चाहिए तो कितने निकलेंगे? 500 का नोट निकलेगा। तो कम से कम 500 का नोट निकलेगा। अगर उस मशीन में 500 के नोट्स ही रखे हुए हैं तो वो जितने भी पैसे हम निकालेंगे वो 500 के नोट्स के हिसाब से निकली है लॉट। तो अबव पार्ट्स वुड बी इंपोर्टेड इन अ लॉट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 1000 यूनिट्स का मतलब है कि हम जब सप्लायर से खरीदा करेंगे तो 1000 यूनिट्स कम से कम इसके हिसाब से खरीदा करेंगे। लेकिन इसका इंपैक्ट इस सवाल में इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि हम तो बहुत सारी अमाउंट कैलकुलेट कर रहे हैं। देखें, अगर तो हमने EXV के बेचने ही बस 980 यूनिट्स होते तो फिर इस पॉइंट का मतलब ये था कि कम से कम 1000 का सामान मंगवाना पड़ेगा। तो हम तो भाई 5 लाख यूनिट्स बनाने लगे, तो इसलिए इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। सेंटेंस का, इस सेंटेंस का कोई इंपैक्ट नहीं है। अगर हमने टोटल 980 यूनिट्स ही बनाने होते तो हमें कम से कम 1000 का सामान खरीदना पड़ता है। ये मतलब है इस बात का। तो हम तो 5 लाख करने लगे तो इसलिए ये इंपैक्ट नहीं है इसका। नहीं, पर यूनिट भी अगर कर रहे होते तो वो भी तो कैलकुलेशन पर यूनिट कर रहे होते हैं ना। टोटल तो इनफैक्ट 5 लाख यूनिट्स ही के सामान मंगवाना था जी। क्या जी? हाँ हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। नहीं, हम ये सारा काम फिर अगर हमने 980 यूनिट्स भी करने होते फिर भी ये काम हम 1000 यूनिट्स का कर रहे होते। मटेरियल कॉस्ट 1000 यूनिट्स की कर रहे होते। मैं भी जैसे कल करूंगा ना, बाकी लेबर और ओवरहेड वो सारे भी मैं 5-5 लाख के हिसाब से करूंगा।
अगर 980 यूनिट्स हमने बनाने होते तो मैं लेबर और ओवरहेड 980 का करता, लेकिन मटेरियल 1000 का करता। ये इसका इंपैक्ट होता। उसके अलावा अगला सेंटेंस लिखा हुआ है कि हमें इंपोर्ट करने पे 15% पड़ेगी ड्यूटीज। रिफंडेबल है नॉन रिफंडेबल है? नॉन रिफंडेबल, क्योंकि बाय डिफॉल्ट नॉन रिफंडेबल होती है, तो फिर वो भी हमारी कॉस्ट है, वो भी इसमें ऐड होगी। क्या हुआ? मैंने कहा कि हम ये कैलकुलेशन पर यूनिट भी कर सकते हैं, 5 लाख के टोटल की भी कर सकते हैं। मैं 5 लाख के टोटल की कर रहा हूँ, पर यूनिट करनी है पर यूनिट कर लें, कोई मसला नहीं। नहीं कोई मसला नहीं। क्या जी? कोई बात नहीं यार, ये लो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। ये ऊपर भी 2 था या ये 2 था? ले यार ये ले, कोई मसला नहीं। चलो कर दिया मैंने 2। आगे ड्यूटीज क्या जी? पर लॉट लगनी किस पे? 15%, तो मैं 15% कॉस्ट पे लगा रहा हूँ। 439.5 मैंने ना अब यहाँ 2930.32 लिख दिया है, इसका 15% ले दें। यार ये ना बहुत ध्यान से किया करें, क्योंकि थोड़ा सा भी राउंडिंग ऑफ का फर्क हो ना तो आपका पेपर उठा के फेंकेंगे वो, बल्कि सीए रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे आपकी। इस चीज पे बहुत केयरफुल रहा करें। ये 5 है कि 5 है? ध्यान से बताएं। 5 है ना? चलो ये डायरेक्ट मटेरियल से आगे मैं कल करता हूं। और है 1000 यूनिट्स वाला, क्या समझ नहीं आया? यहां हमने कितने यूनिट्स की कैलकुलेशन? 5 लाख। अगर ये हमने 5 लाख की बजाय ये कैलकुलेशन करनी ही लेट से सिर्फ 980 यूनिट्स की होती, तो फिर भी हमें मटेरियल कितने के लिए मंगवाना पड़ता? तो हम यहां पर फिर 980 की बजाय 1000 लिखते। ये मतलब है इस बात का, क्योंकि पहले ही हम 5 लाख यूनिट्स का सामान मंगवा रहे हैं, तो फिर कोई मसला नहीं है कि 1000 का सामान मंगवाना है कम से कम। इन अ लॉट ऑफ का मतलब है कि एक वक्त में 1000। ये मतलब है 1000 के लॉट का। हम अपनी कैलकुलेशन कर ही 5 लाख के हिसाब से रहे, इसलिए इसका कोई इम्पैक्ट नहीं। अगर उसमें कुछ बच जाएगा और उसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो सकेगा तो उसमें से लेस हो जाएगा, तो हम फिर भी 5 लाख का करते। 499,000 समथिंग होता है ना, तो हम फिर भी 5 लाख का करते, क्योंकि हम 1000 के मल्टीपल में मंगवा सकते हैं जी, लॉट की वजह से। कर दे, नहीं कर सकते होंगे तभी तो हमने बेचने ही इतने। बाकी जो मटेरियल बच जाएगा देखेंगे, अल्लाह मालिक का कुछ ना कुछ होगा उसका। कॉस्ट की क्लास है, कॉस्ट के सर खड़े हैं, FR1 के नहीं है। यार ये जो सिग्नल है, क्या मतलब है इसका? क्यों चुप कर रहे हो? मैं या तो कुछ कहना चाहता हूँ या किसी स्टूडेंट का सवाल सुनना चाह रहा हूँ या खुद कोई बात पढ़ानी होगी। आप लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता भाई, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अगर आप आपस में कुछ फुसर कर रहे हैं तो आप को लग रहा है कि आपकी आवाज शोर नहीं बन रही है, लेकिन बन रही है शोर। इतना बोर्ड तो पता नहीं नर्सरी के टीचर नहीं पीटते होंगे जितना ये आप लोगों को बोर्ड पीटना पड़ता है। जी बेटा बोलो। $5 लाख से मल्टीप्लाई भी करें 11,000
ये क्या ये टोटल सेल आ गई और जो टोटल सेल है उसका 40% दिया है, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, तो सेल प्राइस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट किया तो फिर अब बता दूँ क्लास के बाद। इस फ्राइडे से फिर मैं शुरू कर रहा हूँ बयान, और जिन लोगों ने पहले मुझसे नहीं पढ़ा हुआ, पहले भी शायद को बात की थी मैंने, इस सारी कोशिश, इस सारी एक्टिविटी का मकसद सिर्फ इतना होता है बेटा कि एक फिक्र जगानी है सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आप सब अक्लमंद पढ़े लिखे बाशऊर लोग हैं जो अपना अच्छा बुरा समझते हैं, और अपना अच्छा बुरा समझते हैं तभी घरों से दूर, कोई सुबह क्लास हो रही है, कोई यहाँ सुबह 7 बजे का आके बैठा हुआ है, कोई अभी और भी शायद किसी की क्लास हो, संडेज भी क्लासेस, अब तो खैर वो नहीं है मामला, संडे को भी क्लासेस हो रही हैं, रात रात को एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही हैं। आप ये सारी की सारी एफर्ट्स, और ये आगे चलते रहना है। अभी तो आप कैफ में है, सीफैप है, आर्टिकल्स हैं, और आर्टिकल्स में जितनी आप लोगों के साथ होनी है वो आपको आर्टिकल्स में ही जाके अंदाजा होगा। अब ये सारी की सारी एफर्ट आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका ये यकीन बना हुआ है कि इस मेहनत से ही कामयाबी मिलनी है। आपका यकीन, हम सबका यकीन इस बात का बना हुआ है। अल्लाह ताला ने ना दुनिया के अंदर हमें इसलिए नहीं भेजा है कि हम सिर्फ और सिर्फ सारी की सारी मेहनत अपने दुनिया में अच्छा वक्त गुजारने को अच्छा बनाने में लगा दें, और वो भी वो अच्छा जो हमें लग रहा है कि अच्छा है, जबकि असल में वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, और हो सकता है कि हमारे लिए अच्छा हो, बाकी लोगों के लिए अच्छा ना हो। अल्लाह ताला ने जो इस दुनिया में हमारे जिंदा रहने के लिए दीन बनाया है वो इन जनरल सबके लिए बेस्ट है, उस पर चलना है तो ही बेस्ट जिंदगी गुजरनी है। और आप लोग आई कैप का एग्जाम चूंकि देना चाहते हैं तो आप आई कैप की गाइडेंस को ही क्यों फॉलो कर रहे हैं? आप लाहौर बोर्ड की क्यों गाइडेंस फॉलो नहीं कर लेते? क्योंकि पास आई कैप नहीं करना है। तो इतनी अकल जब है कि एग्जाम आई कैप का बनाया हुआ, सिलेबस आई कैप का बनाया हुआ है, रूल्स आई कैप के बनाए हुए, तो उनको फॉलो इसलिए करना है क्योंकि ईमान बन चुका है कि पास आई कैप ने करना है। और आपका ये ईमान बन चुका हुआ है कि ये जो आप क्लासेस लेंगे, क्लास वर्क, होमवर्क करेंगे, ये करेंगे तो आप पास होंगे। तो बेटे दुनिया में जो जिंदगी गुजारनी है ना हमने, आपकी स्प्रिंग अटेम्प्ट के बाद ऑटम अटेम्प्ट भी आ सकती है। ऑटम नहीं पास होता फिर स्प्रिंग अवेलेबल है। कितनी स्कीम, नई स्कीम में कितना 2-2 साल है हर पेपर के लिए, हर पेपर के लिए 2 साल अवेलेबल है, और टोटल 4 साल शायद अवेलेबल है। तो अगर हर पेपर के लिए 2 साल मान लें, यानी हर पेपर की 4 अटेम्प्ट हो गई ना, दुनिया की जिंदगी की एक ही अटेम्प्ट है। और अगर आप आई कैप की अटेम्प्ट नहीं भी पास कर पाते फिर भी और ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन अगर दुनिया की जो एक ही अटेम्प्ट है वो हमने जाया कर दी, आपने जितनी मर्जी मेहनत की, आपने जितना मर्जी 3 घंटे पेपर के अच्छे मजे में गुजारे, लेकिन अगर रिजल्ट फेलियर है तो वो सब मजे भूल जाएंगे आप लोग। हमने अगर कैरियर बहुत अच्छा गुजारा, अपने प्रोफेशनल कैरियर की बात कर रहा हूं, आपने अपना एजुकेशन कैरियर बहुत अच्छा गुजारा, बड़ी मेहनत की पढ़ाई में, पेपर भी बहुत अच्छा किया, बहुत जबरदस्त पेपर करके आए, लेकिन अगर फेल का रिजल्ट आया तो वो जो पेपर अच्छा करने की खुशी थी वो बरकरार रहेगी नहीं, खत्म हो जाएगी सारी की सारी खुशी। तो रिजल्ट निकलना है, ये हमारा ईमान है। जिसका नहीं ईमान है उसको लग पता जाएगा जब रिजल्ट निकलेगा। जब रिजल्ट निकलना है तो या तो अमालनामा दाएं हाथ में मिलना है, और जिनको दाएं हाथ में मिलेगा वो खुशी छलांगे मारते फिरेंगे मैं कामयाब हो गया, और जिनको बाएं हाथ में मिलना है वो रोएंगे और पिटेंगे कि काश मौत आ जाती। जिनको दाएं हाथ में मिलेगा डायरेक्ट, जिनको बाएं हाथ में मिलेगा फिर बर्बादी बर्बादी। तो हमें बेटे इस पे ईमान बनेगा तो उसकी फिक्र की तैयारी शुरू करेंगे। तो आप लोगों के साथ ये मामला, ये सारी डिस्कशन करना मकसद ही ये था कि आपने उलमा के पास जाना नहीं है और उलमा ने आपके पास आना नहीं है। आप जितने बच्चे यहां बैठे हैं या मेरी जो बात सुन रहे हैं, ये सारे के सारे बालिग हैं, और जब आप बालिग हो गए तो आप पे सारे अहकाम लग गए। आप टेस्टिंग फेज में आ चुके हुए हैं। ये ऐसे ही है कि आपने एग्जाम के लिए रजिस्टर करवा लिया अपने आप को। जब तक इंसान बालिग नहीं होता उसकी कोई पूछ नहीं है। अगर बलूगत से पहले दुनिया से चला जाएगा ना, वो जहन्नम में नहीं जाएगा उसकी, क्योंकि वो अभी एंटाइटल्ड, वो उसके लिए एग्जाम एक्टिवेट ही नहीं हुआ था। लेकिन आप चूंकि बालिग हो चुके हुए हैं तो आपके बलूगत आने से आप पे अब लॉज लगना शुरू हो चुके हुए हैं। अब उन लॉज को सीखने की कोशिश ही नहीं करते। अम्मा अब्बा ने मारा है इस बात पे कि खबरदार जो स्कूल से छुट्टी की, अम्मा अब्बा को भी फिक्र थी इस बात की, लेकिन इस बात की हमें फिक्र ही नहीं है कि दीन क्या है। इतने सारे हमारे इनफरादी मसाइल हैं, पाकी नापाकी के मसाइल। सबके पास जिस्म है, सबके पास गलाजतें हैं, और उन गलाजतों से पाकी हासिल करनी होती है। आप सब बालिग हैं, आपको पता है कब गुस्ल वाजिब होता है। इसमें कैसे पाकी हासिल होती है कभी पूछने की कोशिश तो करें। अम्मा अब्बा से पूछें, उनको नहीं पता वो किसी से पूछ के लें, लेकिन इसको पूछना पड़ेगा बेटा। और ये इबादत, ये सारा कुछ, ये एक चैप्टर है दीन का। दीन सिर्फ इबादत नहीं है। इबादत का तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे आप कॉलेज में आते हैं
और आपको उसके रूटीन फॉलो करनी है, रेगुलर रहना है, डिसिप्लिन रहना है, ये इबादत है कि हमें ओबे करना है। लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं। मेरी जात मेरे रिश्तों के साथ कैसी हो, मेरी जात मेरे हमसायों के साथ कैसी हो, मैं बायर सेलर कैसा हूं, मैं जॉब करूं तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर कैसा हूं, ये सारा कुछ मौजूद है दीन के अंदर। इसी के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है, लेकिन हमारी मेहनत है ही नहीं इसके ऊपर। तो इसी सिलसिले में मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों में एक फिक्र जगती रहे। तो उसके लिए क्लास में जो चल रहा होता है वो तो चल ही रहा होता है, उसके अलावा भी ना मैं बयान करता रहा हूं। आलिम दीन नहीं हूं, लेकिन थोड़ा बहुत जितना भी उस्तादों से सीखा, इसलिए थोड़ा बहुत आपको एक फिक्र की बात करता हूं। उसके साथ आते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत सारे बच्चों के ऐसे फीडबैक मिलते हैं जिससे दिल खुश हो जाता है, अल्लाह ताला इस्तेमाल कर ले इस काम में। तो मैंने पहले भी जितने बयान यहाँ रिकॉर्ड कराए थे ना, वो बच्चों के कहने पे यूट्यूब चैनल बना के उस पर डाल दिए थे लेकिन कई लोगों से पूछा, उन्होंने लिफ्ट ही नहीं कराई इस बात को। ये आपके लिए ही है और टाइम निकाल के सुनिएगा। अगर कोई इख्तलाफ हो तो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बात करिएगा। यूट्यूब पे चैनल बनाया था मैंने, और इसमें कोई मोनेटाइजेशन ऑन नहीं किया मैंने, कोई पैसे वैसे नहीं मिलते मुझे इसके। दीन का काम है, उसके लिए पैसे थोड़ी लेने मैंने। FCA लिखेंगे तो सही सामने चैनल खुलेगा, सिर्फ ना सिर्फ बस, तो और बहुत सारे चैनल खुल जाते। और उसके अलावा मजीद मैं कंटिन्यू करूँगा, तो इस जुम्मे को करूँगा, और यहीं पर अभी नमाज के बाद आप लोग ना सारे रुकेंगे और ना मुझे चाहिए कि सारे रुकें, क्योंकि आप सारे रुकें तो बाकी बच्चे कैसे बैठेंगे आगे। तो उसके अलावा रिकॉर्डिंग करा के यूट्यूब पे डाल दूंगा। अभी 2 टॉपिक्स अंडर कंसिडरेशन है, एक शैतान से रिलेटेड है कि शैतान की फनकारियाँ क्या होती हैं, और दूसरा इस प्रोफेशन से रिलेटेड है कि हम क्या हराम ही कहे जा रहे हैं कि कुछ हलाल भी है हमारे पास। इस जुम्मे को क्लास के बाद असर पढ़ा के है जी, बस जिसकी क्लास है कोई बात नहीं, देख लेना चैनल पे। हाँ हाँ ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।